10 रुपए में पूरा ससुराल चलाने वाली गरीब बहू। दोपहर का समय है, आसमान से आग बरस रही है। एक छोटा सा मिट्टी का मकान जिसके अंदर गर्मी से पूरा परिवार बेहाल है। घर की दीवारें टूटी हुई हैं और छत से धूप सीधे जमीन पर आ रही है। बिजली नहीं है। बूढ़े सास ससुर हाथ के पंखे से हवा कर रहे हैं। रसोई में प्रियंका खाली डिब्बों को उम्मीद से टटोल रही है। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। बस थोड़ा सा सब्र कर मेरे लाल, तेरे पापा भी आते ही होंगे, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने को जरूर लाएंगे। आप सुबह से यही बोल रही हो मम्मी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। हे भगवान, इस डिब्बे में भी कुछ नहीं है। आटा चावल दाल सब खत्म, एक अन्न का दाना तक नहीं बचा। अब क्या करूं? प्रियंका बहू, चिंटू सुबह से भूखा है, घर में सचमुच कुछ भी नहीं है क्या? थोड़ा बहुत पोहा या दलिया कुछ तो होगा। नहीं माँ जी, मैंने सारे डिब्बे देख लिए। एक हफ्ते से जो थोड़ा बहुत आटा बचा था उसकी कल आखिरी रोटी बना दी थी। आज तो पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। अरे सब मेरी फूटी किस्मत का रोना है। जब तक मेरे हाथ पैर ठीक थे मैं मजदूरी करके घर चला लेता था। उस कंस्ट्रक्शन वाली साइट से क्या गिरा, मेरी तो जिंदगी ही अपाहिज हो गई। आप अपने आप को मत कोसो जी, जो होना था वो हो गया। इस गर्मी ने तो वैसे ही जान निकाल रखी है, ऊपर से ये खाली पेट। कैसे न कोसूं? अरे इस उम्र में मुझे हुक्के के लिए तंबाकू चाहिए होती है, पर यहाँ परिवार को रोटी नसीब नहीं हो रही। मैं तो इस घर पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हूँ। बाबूजी, आप ऐसा मत बोलिए। आप हमारे घर के बड़े हैं, संकट का समय है, ये भी कट जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रमेश पसीने से लथपथ, थका हुआ और हताश होकर अंदर आता है। आ गए आप? आज कहीं कोई काम मिला, कोई मजदूरी मिली क्या? नहीं प्रियंका, आज भी कुछ नहीं मिला। पूरे शहर का चक्कर काट आया, हर दुकान हर ठेले वाले के आगे हाथ फैलाए, पर सबने मना कर दिया। खेतों में भी कोई काम नहीं मिला बेटा? वहाँ तो कटाई का समय था ना। माँ, इस भयंकर गर्मी में खेतों की सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। जमींदार खुद रो रहा है, वो हमें क्या काम देगा? वहाँ दूर दूर तक कोई काम नहीं है। और वो मोची की दुकान पर या किसी बड़ी दुकान में साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम? प्रियंका, मैं तो बाजार में वॉचमैन बनने के लिए भी तैयार था। पैर पकड़ लिए मालिक के, पर वो बोले कि उन्हें किसी नए बंदे पर भरोसा नहीं है, कोई काम देने को राजी ही नहीं है। पापा, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, तेरा बाप बहुत निकम्मा है, तेरे लिए 2 रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाया। ये भगवान, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। भूखे पेट कैसे सोएंगे सब। आप सब लोग रोना बंद कीजिए, रोने से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, वो जो कोने में पुराना कट्टा पड़ा है उसमें शायद थोड़ा सा पुराना सूखा आटा चिपका हुआ हो, मैं उसे झाड़ कर देखती हूँ। बहू, वो तो महीनों पुराना सूखा आटा है, उसमें से बदबू आ रही होगी। कोई बात नहीं माँ जी, पानी डालकर गूंथूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कम से कम चिंटू का पेट तो भरेगा। प्रियंका रसोई में जाकर कट्टे को झाड़ती है और मुश्किल से 1-2 रोटी के लायक आटा निकलता है। वो उसमें पानी मिलाकर गूंथती है और चूल्हा फूंककर 2 पतली सूखी रोटियां बनाती है। लीजिए माँ जी, रोटियां बन गई। घर में तो सब्जी नहीं है, पर ये एक छोटा सा प्याज और थोड़ा नमक है, इसी में से काम चलाना पड़ेगा। बेटी, सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, हम इतने सारे लोग कैसे खाएंगे? पहले तू और चिंटू खा ले। नहीं माँ जी, मैंने दोपहर को पानी पी लिया था, मेरा पेट भरा है। ये 1 रोटी चिंटू खाएगा और इस दूसरी रोटी के टुकड़े करके आप बाबूजी और ये खा लीजिए। मुझसे तो ये सूखी रोटी नमक से निगली भी नहीं जाएगी प्रियंका, अंदर से गला सूख रहा है। बहू ने कितनी मेहनत से चूल्हा फूंक कर ये बनाया है। रमेश, चुपचाप खा ले, इस गरीबी में नखरे नहीं चलाते। मम्मी, रोटी बहुत सूखी है, पर भूख में बहुत अच्छी लग रही है। धीरे धीरे खा बेटा और पानी पी ले। पूरा परिवार नमक और प्याज के साथ सूखी रोटी के टुकड़े चबाकर पानी पी लेता है। प्रियंका सबको तसल्ली तो दे देती है। अगली सुबह घर में चाय बनाने के लिए न तो पत्ती है और न ही चीनी। चिंटू भूख से दोबारा रोने लगा है। प्रियंका भारी मन से पड़ोस वाली मोहिनी के घर की तरफ कदम बढ़ाती है ताकि कुछ उधारी मांग सके। मोहिनी दीदी, ओ मोहिनी दीदी, घर पर हो क्या? अरे प्रियंका बहू, इतनी सुबह सुबह, आओ अंदर आओ। सब खैरियत तो है ना? दीदी, खैरियत कुछ भी नहीं है। कल पूरे दिन घर में किसी ने कुछ नहीं खाया,
रमेश जी को कोई काम नहीं मिला। चिंटू भूख से बिलख रहा है। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर प्रियंका, मैं क्या करूं? मेरे पति भी तो मुझे बहुत कम पैसे देते हैं, घर का पूरा हिसाब रखते हैं वो। दीदी, पूरे ससुराल की उम्मीद अब मुझसे, मुझे बस थोड़े से पैसे उधार दे दो। जैसे ही रमेश जी को कोई काम मिलेगा मैं पाई पाई लौटा दूंगी। धीरे बोलो प्रियंका, अगर मेरे पति ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। रुको, मैं अंदर तिजोरी में से देखती हूँ। मोहिनी अंदर जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे कुछ पैसे खोलती है। वो वापस आकर प्रियंका के हाथ पर 10 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा नोट रख देती है। ये लो बहन, मेरे पास इनसे छुपाकर बस यही 10 रुपए बचे थे। इससे ज्यादा मैं चाहकर भी नहीं दे सकती। दीदी, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस 10 रुपए से ही मैं अपने पूरे ससुराल का पेट भर कर दिखाऊंगी। पर प्रियंका, इस भयंकर महंगाई में 10 रुपए में क्या आता है? पूरे परिवार का खर्च कैसे चलेगा इतने में? आप देखना दीदी, मैं इसी 10 रुपए को ऐसे चलाऊंगी कि कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं चलती हूँ। प्रियंका वहां से सीधे राशन की दुकान की तरफ भागती है। उसके हाथ में 10 रुपए का नोट है। दुकान पर बहुत भीड़ है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है। राशन वाले भैया, ओ भैया, जरा सुनिए ना। अरे पीछे हटो, लाइन में आओ। क्या चाहिए तुम्हें? सरकारी राशन तो पिछले महीने ही दे दिया था, अब क्या लेने आई हो? भैया, मुझे पता है, पर घर में एक दाना नहीं है। आप मुझसे ये 2 रुपए ले लो और इस 2 रुपए में जितना भी राशन वाला सरकारी गेहूं आ सकता है उतना दे दो प्लीज। 2 रुपए में क्या आता है आजकल? दिमाग खराब है क्या? चलो हटो यहाँ से, दूसरे ग्राहकों को देखने दो। भैया, भगवान के लिए मना मत करो, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। जो बोरी के नीचे टूटा फूटा गेहूं गिर जाता है ना, वही बटोर कर तौल दो, पर 2 रुपए का दे दो। अच्छा बाबा, रो मत। ये लो, इस बोरी के नीचे थोड़ा गेहूं गिरा हुआ है, इसे साफ कर देना। और ये पूरा 2 किलो है, लाओ 2 रुपए दो। भगवान आपका भला करे भैया। अब प्रियंका के पास 8 रुपए बचे हैं। वो पास ही की सब्जी मंडी में जाती है और वहां एक ठेला वाला रात की बची हुई बासी और सली गड़ी सब्जियां किनारे फेंक रहा था। भैया, ये किनारे रखी हुई सब्जी क्या भाव दे रहे हो? अरे बहन जी, ये तो खराब सब्जियां हैं, कल की बची हुई हैं, सड़ गई हैं, इसे क्यों पूछ रही हो? जाओ, ताजा आलू 20 रुपए किलो है, वो लो। नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप मुझे इजाजत दो, मैं इस खराब ढेर में से अच्छी अच्छी सब्जियां खुद छांट लेती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत ठीक होगी वो रख लूंगी। अच्छा ठीक है, माथा पच्ची मत करो, 1 रुपया निकालो और ये सारी छाटी हुई सब्जियां ले जाओ। वैसे भी मुझे फेंकनी ही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रियंका ने 1 रुपए में थोड़ी सी गोभी के डंठल, थोड़े आलू और टमाटर छांट लिए। अब उसके पास 7 रुपए बचे हैं। वो तेल मसाले की दुकान पर जाती है। लाला जी, मुझे 2 रुपए का सरसों का तेल दे दो। अरे 2 रुपए का तेल? अरे बहू, 2 रुपए में तो शीशी का ढक्कन भी गीला नहीं होता। पैकेट लो, 30 रुपए का है। लाला जी, गरीब की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। आपके पास वो बड़ा पीपा है ना, उसमें से बस 2 चम्मच तेल किसी पन्नी में डाल दो। मुझे आज की सब्जी छौंकनी है बस। तुम भी अजीब औरत हो। लो, ये रहा 2 रुपए का तेल। और कुछ चाहिए? हाँ लाला जी, बाबूजी के लिए 2 रुपए की तंबाकू दे दो, वो हुक्का पीते हैं। और ये लो, 1 रुपए लो, इसमें जितनी भी चाय की पत्ती आ सकती है वो दे दो। 1 रुपए की पत्ती? अरे पत्ती बहुत महंगी है। लो, ये एक छोटा चम्मच पत्ती इस पुड़िया में रख दी है, एक ही बार की चाय बनेगी इससे। कोई बात नहीं लाला जी, एक बार की ही बहुत है। प्रियंका 2 रुपए का तेल, 2 रुपए की तंबाकू और 1 रुपए की पत्ती ले लेती है। और अब उसके पास आखिरी के 2 रुपए बचे हैं। वो सारा सामान समेटकर खुश होती हुई प्रियंका के घर पहुंचती है। घर के आंगन में रमेश, सास पार्वती और बाबूजी उदास बैठे हैं। चिंटू भूख के मारे चुपचाप कोने में लेटा हुआ है। अरे बहू, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी और तेरे हाथ में ये थैला कैसा है? माँ जी, मैं राशन और सब्जी लेने गई थी। देखिए मैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। प्रियंका, सुबह सुबह मजाक मत करो। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। तुम ये सब सामान कहाँ से ले आई? कहीं तुमने? गलत मत सोचिए जी, मैं कोई गलत काम करके नहीं आई हूँ। हमारी पड़ोसन मोहिनी दीदी से 10 रुपए उधार मांग कर लाई थी। ये सब उसी 10 रुपए का कमाल है। क्या 10 रुपए? बेटा 10 रुपए में तो आजकल एक वक्त की सब्जी भी नहीं आती, तू इतना सब कैसे ले आई? माँ जी, सब आ जाता है, बस मांगना और छाटना आना चाहिए। राशन वाले से 2 रुपए का सरकारी गेहूं लिया, सब्जी वाले के कचरे के ढेर से 1 रुपए में ये आलू और टमाटर छाट कर लाई हूँ, और लाला से 2 रुपए का तेल और 1 रुपए की चाय पत्ती लाई हूँ। अरे पर बहू, इस 10 रुपए में तो तूने पूरे घर का सोच लिया, पर मेरे नसीब में तो शायद कुछ नहीं है। ऐसा कैसे बाबूजी?
मैं अपने बाबूजी को कैसे भूल सकती हूँ? ये देखिए 2 रुपए की तंबाकू आपके हुक्के के लिए। खुश रह बहू, तू इस घर की बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। अरे अपनी भूख भूल कर तूने मेरी इस बुरी आदत का भी ख्याल रखा। आप बस खुश रहिए बाबूजी। माँ जी चलिए जल्दी से चूल्हा जलाइए, चिंटू को बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बहू, मैं अभी लकड़ी जलाती हूँ। पर बहू, तू चाय पत्ती तो लाई है, पर दूध और चीनी कहाँ है? बिना दूध चीनी के चाय कैसे बनेगी? माँ जी आज हम बिना दूध की लाल चाय पियेंगे। गर्म पानी में 1 रुपए की चाय पत्ती और घर में जो थोड़ा सा नमक बचा है वो डालकर कड़क नमकीन लाल चाय बनाऊंगी। गर्मी के मौसम में ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। प्रियंका, तुमने सचमुच आज इस 10 रुपए में मेरी डूबती हुई इज्जत बचा ली। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं एक मर्द होकर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा सोचकर अपना दिल छोटा मत कीजिए। वक्त खराब है, आप नहीं, आप आज फिर कोशिश कीजिएगा, कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। प्रियंका रसोई में जाती है। वो गेहूं की ओखली में कूट कर झटपट उसका आटा तैयार करती है। छांटी हुई सब्जियों को अच्छे से धोकर काटती है और 2 रुपए के तेल में नमक मिर्च डालकर एक बढ़िया सूखी सब्जी बना लेती है। चिंटू, ओ चिंटू, उठो मेरे लाल, देखो मम्मी ने गर्मा गर्म खाना बना दिया। हाँ मम्मी, आज तो आलू टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाओ बेटा, माँ जी बाबूजी आप लोग भी खाइए। सचमुच बहू, भले ये सब्जी छांटी हुई थी, पर तेरे हाथों के हुनर ने इसमें अमृत जैसा स्वाद भर दिया है। और इस तंबाकू ने तो मेरी सारी थकान और बदन दर्द ही मिटा दिया बहू। लीजिए अब ये गर्मा गर्म लाल चाय पीजिए, इससे पेट भी साफ रहेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। प्रियंका, इस 10 रुपए में से कुछ बचा भी है क्या, या पूरे 10 रुपए खत्म हो गए? कैसे खत्म हो जाएंगे जी, अभी भी पूरे 2 रुपए बचे हैं। इन्हें मैं संभाल कर रखूंगी, ये हमारी आगे की गृहस्थी चलाने के काम आएंगे। पूरा परिवार आज 2 दिन बाद पेट भर कर खाना खाकर चैन की सांस लेता है। रमेश चाय पीकर अपनी साइकिल उठाता है और नई जोश के साथ काम ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। दोपहर ढल चुकी है। रमेश पूरे दिन की दौड़ धूप के बाद शाम को खाली हाथ घर लौटता है। सूरज ढलने के साथ ही उसके चेहरे पर मायूसी और गहरी हो गई है। प्रियंका आंगन में बैठकर झाड़ू लगा रही है, तभी रमेश थका हारा अंदर आता है। आ गए आप? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज भी कुछ बात नहीं बनी क्या? क्या बात बनेगी प्रियंका, किस्मत ही रूठी हुई है। आज तो शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी गया था। सोचा था बोरी उठाने की मजदूरी ही मिल जाएगी, पर वहाँ पहले से ही सैकड़ों मजदूर लाइन में लगे हुए हैं। और वो जो कपड़े की दुकान वाले लाला जी थे, उन्होंने तो कहा था कि त्योहार के समय लड़के की जरूरत पड़ेगी। अरे सब झूठ बोलते हैं। आज गया तो साफ मुंह कर गए, बोले कि धंधा मंदा चल रहा है, पुराने नौकरों को निकालने की नौबत है, नए को कहाँ से रखें। समझ नहीं आता इस शहर में मेरे लिए कोई काम बचा भी है या नहीं। हार मत मानो बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। बहू ने कल के बचे हुए 2 रुपए से आज भी जैसे तैसे चुटकी भर नमक और सूखी रोटी का इंतजाम किया है, पर कल क्या होगा? माँ, मुझसे अभी रोज रोज का रोना नहीं देखा जाता। कोई मुझे भीख में भी काम देने को तैयार नहीं है। ऐसे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आप नौकरी ढूंढना छोड़ क्यों नहीं देते? जब कोई नौकरी नहीं दे रहा तो हम खुद का कुछ काम क्यों नहीं शुरू करते? खुद का काम? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो प्रियंका? खुद का काम शुरू करने के लिए जेब में पैसे चाहिए होते हैं, पूंजी लगती है। हमारे पास तो कल की रोटी के पैसे नहीं है। पूंजी की जरूरत तब होगी ना जब हम बहुत बड़ा घाटा सहने की सोचेंगे। क्यों ना आप फेरी वाले का काम शुरू कर लो, गली गली घूमकर सामान बेचने का। फेरी वाले के काम में भी तो माल खरीदना पड़ता है प्रियंका। साबुन, सर्फ, प्लास्टिक का सामान कुछ भी बेचने के लिए पहले उसे नकद पैसों में खरीदना होगा। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बिना पैसों के भी काम हो सकता है। आप शहर के बड़े दुकानदारों से बात करो, उनसे कहो कि आप उनका माल गली गली जाकर बेच कर आओगे। जो भी कमाई होगी उसमें से वो आपको आपकी मजदूरी या थोड़ा सा कमीशन दे दे। आपके पास अपनी साइकिल तो है ही। बात तो तुम्हारी सही है। दिन भर में कितने सारे फेरी वाले चिल्लाते हुए निकलते हैं, कुछ न कुछ तो कमाते ही होंगे। पर क्या कोई दुकानदार मुझ जैसे अजनबी को बिना पैसों के अपना माल दे देगा? क्यों नहीं देगा? आपकी नीयत साफ है, आप अपनी बात पर अड़े रहना। 2 लोग मना करेंगे, 4 लोग मना करेंगे, पर कोई ना कोई तो समझेगा। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो अच्छा है कि कोशिश की जाए। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है रमेश। इस गरीबी में अपनी इज्जत को बीच में मत लाओ। साइकिल है तुम्हारे पास, मेहनत करने के लिए 2 हाथ पैर सलामत है। कल सुबह ही निकलो और दुकानदारों से बात करो। ठीक है बाबूजी, ठीक है प्रियंका, तुमने आज मेरे अंदर फिर से आस जगा दी है। कल सुबह ही मैं बाजार में, शहर के सबसे बड़े बाजार में जाऊंगा और छोटे बड़े दुकानदार से बात करूंगा। जब तक कोई हाँ नहीं करेगा मैं घर लौट कर नहीं आऊंगा।
प्रियंका के इस नए और अनोखे आइडिया ने रमेश के डूबते मन को तिनके का सहारा दे दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही रमेश अपनी साइकिल लेकर शहर के सबसे व्यस्त बाजार की तरफ निकल पड़ता है। उसके मन में उम्मीद भी है और एक अजीब सा डर भी है। वो एक एक करके दुकानदारों के पास जाता है और उनसे उधारी पर सामान देने की मिन्नतें करता है। लाला जी, मुझे अपनी साइकिल पर फेरी लगाने के लिए थोड़ा सामान दे दो। मैं दिन भर घूमकर आपका माल बेच दूंगा और शाम को पैसे लाकर दे दूंगा। अरे भाग यहाँ से, मेरे तो सारे ग्राहक खुद चलकर दुकान पर आ जाते हैं, मुझे फेरी वाले की क्या जरूरत है। वक्त बर्बाद मत कर मेरा, चल। रमेश निराश होकर आगे बढ़ता है। वो एक पान वाले की दुकान पर जाता है जो थोक में तंबाकू और बीड़ी बेचता है। भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान की बीड़ी और तंबाकू गांव-गांव जाकर फेरी पर बेच सकता हूँ? मुझे थोड़ा माल उधार दे दो। अरे भाई हट, बीड़ी तंबाकू की फेरी के लिए तुझे उधार दे दूं? अगर तू सारा कीमती सामान लेकर भाग गया तो मैं कहाँ ढूंढूंगा तुझे? इतना महंगा माल किसी अरे गहरे को मुफ्त में नहीं दे सकता। रमेश का दिल टूट जाता है। वो कई और दुकानों पर जाता है लेकिन सब उसे भगा देते हैं। दोपहर ढलने को आती है तभी बाजार के कोने में उसे एक छोटी सुनसान दुकान दिखती है जो बिल्कुल नहीं चलती। दुकानदार निराश बैठा है। भैया राम राम, आपकी दुकान यहाँ बाजार के कोने में है शायद, इसलिए यहाँ ग्राहक ज्यादा नहीं आते। अगर आप मुझे थोड़ा माल दे दो तो मैं साइकिल पर घूम घूम कर इसे बेच दूंगा। हाँ, अरे बात तो तेरी ठीक है भाई, मेरी दुकान यहाँ चलती ही नहीं है। ठीक है, मैं तुझे 50 रुपए का ये छोटा मोटा सामान दे देता, लेकिन बदले में तुझे कुछ जमा करना होगा। बिना गारंटी के माल नहीं दूंगा। भैया मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं घर जाकर अपनी पत्नी से बात करता हूँ, वो कुछ रास्ता निकालेगी। आप प्लीज ये सामान किसी और को मत देना। रमेश घर लौटता है और पसीने पसीने होकर आंगन में अपनी साइकिल खड़ी करता है। प्रियंका कमरे के बाहर बैठी पुराने सूती कपड़ों की सिलाई कर रही थी। आ गए आप? क्या हुआ, किसी दुकान वाले से बात बनी या नहीं बनी? हाँ प्रियंका, लेकिन समस्या यह है कि उस दुकानदार को मुझे माल देने के लिए 20 रुपए की गारंटी के तौर पर चाहिए। अब मेरे पास 20 रुपए तो है नहीं, बताओ क्या करूं? प्रियंका रमेश को बात को समझती है और तुरंत गली के मोड़ पर शालिनी चाची के घर जाती है। शालिनी चाची आंगन में बैठकर अनाज साफ कर रही हैं। शालिनी चाची, ओ शालिनी चाची, राम राम। अरे प्रियंका, इतनी दोपहर में क्यों भागती हुई आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? चाची, सुना है आपके घर में अगले हफ्ते शादी है, बहुत काम होगा ना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, गेहूं साफ करना। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। अच्छा, काम तो बहुत है बहू, पर मैं तुम्हें अभी मजदूरी नहीं दे सकती, शादी के बाद ही हिसाब करूंगी। चाची, मुझे पूरी मजदूरी नहीं चाहिए, रमेश जी को काम मिल रहा है, बस 20 रुपए की कमी है। आप मुझे बस 20 रुपए उधार दे दीजिए, मैं आपके यहाँ 2 दिन मुफ्त में काम कर दूंगी। 2 दिन मुफ्त में काम करोगी? चलो ठीक है, मेरा भी भला हो जाएगा, रुको लेकर आती हूँ। शालिनी चाची अंदर से 20 रुपए का कड़क नोट लाकर प्रियंका को दे देती है। प्रियंका नोट लेकर वापस अपने घर की तरफ भागती है। ये लीजिए, मिल गए 20 रुपए, अब जल्दी से बाजार जाइए और वो माल लेकर आइए। अगली सुबह रमेश शालिनी चाची से लिए हुए 20 रुपए प्रियंका की हिम्मत लेकर उस छोटे दुकानदार के पास पहुंचता है। दुकानदार उसे 50 रुपए का कुछ बिस्किट, साबुन और रोजमर्रा के सामान का पैकेट दे देता है। रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर माल लाद कर गली गली चिल्लाने लगता है। ले लो, बढ़िया साबुन, ताजा बिस्किट, घर का जरूरी सामान ले लो। ए फेरी वाले, बिस्किट का पैकेट कितने का है? बहन जी 10 रुपए का है, एकदम ताजा। पूरा दिन तपती धूप में साइकिल चलाने के बाद शाम को रमेश घर लौटता है। प्रियंका देखो, मैं सारा माल बेच आया। सच? सब बिक गया? हाँ, मालिक ने मेरे 20 रुपए जो गारंटी के दिए थे वो वापस कर दिए और ऊपर से 10 रुपए मेरी मेहनत के दे दिए। आज हमने 10 रुपए का मुनाफा कमाया है। 10 रुपए का मुनाफा? ये तो बहुत बड़ी बात है। इतने में तो आज रात के खाने का अच्छा इंतजाम हो जाएगा और शालिनी जी के 20 रुपए भी वापस दे आऊंगी। सच में बेटा, तूने कर दिखाया। कल जो हम सूखी रोटी खा रहे थे, आज कम से कम दाल रोटी तो बन पाएगी। नहीं माँ जी, ये 10 रुपए अभी खर्च नहीं करने हैं। रमेश जी, कल आप फिर वही माल लेकर जाइए, काम को रोकना नहीं है, हमें इसे बढ़ाना है। और हाँ, कल 1 तारीख है, मुझे राशन कार्ड पर अनाज लेने लाइन में जाना होगा। अगली सुबह 1 तारीख है। प्रियंका एक खाली थैला लेकर सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचती है। वहां लोगों की भारी भीड़ और भयंकर धूप के कारण सब परेशान होकर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। प्रियंका घंटों लाइन में खड़ी रहती है। अरे भाई चलो, जिसका राशन कार्ड तैयार है वही आगे बढ़े, आज गेहूं और चावल का कोटा खत्म होने वाला है। भैया, मेरा कार्ड ये रहा, मुझे मेरा राशन दे दीजिए। प्रियंका को राशन कार्ड पर 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता है। कुछ दिनों का राशन का इंतजाम तो हो गया था।
लेकिन घर में साबुन और सर्फ के लिए फिर भी पैसे नहीं थे। चिंटू की स्कूल ड्रेस और परिवार के कपड़े कई दिनों से मैले पड़े थे। प्रियंका को अपनी माँ की पुरानी सीख याद आती है। लाला जी, साबुन तो बहुत महंगा हो गया, क्या 1 रुपए में मुझे रीठा मिल जाएगा? अरे ले जा बहू, 1 रुपए में 10-12 दाने मिल जाएंगे। अच्छे से फोड़कर पानी में भिगोना, बहुत झाग बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। प्रियंका घर आती है। वो रीठा के दानों को ओखली में कूटकर गुनगुने पानी में डाल देती है। थोड़ी देर में पानी से सफेद झाग उठने लगता है। प्रियंका एक पुराने स्पंज के टुकड़े पर वो झाग लगाकर चिंटू की ड्रेस रगड़ना शुरू करती है। मम्मी, ये तो बिल्कुल बाजार वाले साबुन जैसा झाग है। मेरी ड्रेस तो एकदम चमक गई। हाँ बेटा, मेहनत करे तो हर मुश्किल का हल होता है। अब इस बचे हुए पानी से हम सब नहा भी लेंगे। सच में बहू, तूने तो जादू कर दिया। साबुन के पैसे भी बच गए और कपड़े भी नए जैसे हो गए। प्रियंका ने न केवल कपड़े धोए बल्कि उसी रीठा के पानी से घर के सब लोगों ने नहाया और प्रियंका ने अपने बाल भी धोए। पड़ोस की औरतें ये सब अपनी छतों से देख रही थी। देख देख प्रियंका कैसी समझदार है, 1 रुपए में नहाना धोना सब निपटा दिया। सुना है ये तो सिर्फ 10 रुपए के खर्चे में पूरा घर चला रही है। सच में ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। फेरी के काम से अब रोजाना कुछ बचत होने लगी थी, लेकिन घर की बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पा रही थी। नंद का सूट फट चुका था और चिंटू के पास पहनने को ढंग की शर्ट नहीं थी। प्रियंका ने तय किया कि वो अब खुद कुछ नया बनाएगी। माँ जी, क्या मैं आपकी वो पुरानी सूती साड़ियाँ निकाल सकती हूँ जो संदूक में बरसों से बंद पड़ी हैं? वो तो मेरी शादी के जमाने की हैं बहू, उनका क्या करेगी? उन्हें तो अब कोई नहीं पहनता। माँ जी, उनका रंग अभी भी पक्का है। मैं उनसे चिंटू के लिए शर्ट, ननद के लिए कुर्ती और छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक बना सकती हूँ। आज के जमाने में ये प्रिंट बहुत चल रहे हैं। प्रियंका ने दिन रात मेहनत करके उन साड़ियों से 5-6 सुंदर बच्चों की फ्रॉक और कुर्ते तैयार किए। सिलाई मशीन न होने के कारण उसने सुई धागे से ही हाथ की सफाई का ऐसा काम किया कि कपड़े बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। रमेश जी, ये देखिए, इन्हें आप अपनी फेरी में बिस्किट और साबुन के साथ ले जाइए, शायद कोई खरीद ले। क्या लोग इन्हें खरीदेंगे? ये तो घर के पुराने कपड़ों से बने हैं। आप बस इन्हें पन्नी में अच्छी तरह पैक करके ले जाइए। अगर कोई ग्राहक दाम पूछे तो 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में तय कर लेना। मेहनत दिखेगी तो ग्राहक जरूर खरीदेगा। रमेश अपनी साइकिल पर उन कपड़ों को लेकर निकलता है। शुरू में लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वे कपड़ों की फिनिशिंग देखते हैं तो उनका मन बदल जाता है। प्रियंका तुम तो जादूगर निकली। आज वो सारी फ्रॉक और कुर्ते बिक गए। सच? कितने में बिके? 500 रुपए। पहली बार 500 रुपए हाथ में आए हैं। एक मालकिन ने तो तुम्हारी सिलाई देखकर खुश होकर इनाम भी दिया है। माँ जी, बाबूजी, देखिए, हमने 10 रुपए से सफर शुरू किया था और आज 500 रुपए कमा लिए। अब चिंटू की स्कूल की फीस और दीदी की पढ़ाई का रास्ता खुल गया है। प्रियंका के बनाए कपड़ों की पहली खेप तो बिक गई, लेकिन अगले ही हफ्ते जब रमेश बाजार गया तो उसे तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। प्रियंका, आज सब मेहनत बेकार हो गई। बाजार में एक नया फेरी वाला आया है जो बहुत सस्ते में रेडीमेड कपड़े बेच रहा है। मेरे कपड़ों को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। क्या? लेकिन हमारे कपड़े तो साड़ियों से बने हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या लोगों को पसंद नहीं आए? लोग क्वालिटी नहीं देखते, वो बस सस्ता देखते हैं। मुझे सब बोल रहे हैं कि 100 रुपए की फ्रॉक बहुत महंगी है, जब बगल वाली दुकान पर 60 रुपए में मिल रही है। कोई बात नहीं, अगर दाम ज्यादा लग रहा है तो हमें कुछ और नया सोचना होगा। प्रियंका समझ गई कि सिर्फ कपड़े अच्छे होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें आकर्षक भी दिखाना होगा। वो अपनी आखिरी बची बचत से 5 रुपए की रंगीन रिबन और थोड़े स्टिकर लाती है। देखो, अगर हम इन कपड़ों को पन्नी में पैक करके ऊपर से रिबन लगा दें तो ये बिल्कुल ब्रांडेड जैसे लगेंगे। लोग कपड़ों के साथ साथ पैकेजिंग भी देखते हैं। भाभी, आप तो बहुत होशियार हो, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या सिर्फ रिबन लगाने से दाम बढ़ जाएंगे? आप बस इसे कल नई तरीके से पेश करना, बोलना कि ये स्पेशल गिफ्ट पैक है। अगले दिन बाजार में रमेश ने अपनी सेल्स की तकनीक बदली। वो सिर्फ आवाज नहीं लगा रहा था बल्कि कपड़ों को डिस्प्ले करके दिखा रहा था। अरे बहन जी, एक बार छूकर देखिए, ये कपड़ा मशीनी नहीं, हाथों से प्यार से बना है। इसे पहनकर बच्चा एकदम अलग दिखेगा। अरे बहन जी, ये बहुत मेहनत का काम है। चलो आप 80 रुपए दे दो, आपके बच्चों की मुस्कान ही मेरी कमाई होगी। उस दिन रमेश ने 10 कपड़े बेचे। मुनाफा कम था पर बिक्री बढ़ गई थी। उसने सीखा कि बिजनेस में सिर्फ सामान नहीं, अपनी बात भी बेचनी पड़ती है। एक समय ऐसा आया जब प्रियंका के पास सिलाई के लिए अच्छी साड़ियां ही खत्म हो गई। घर की पुरानी साड़ियां सब इस्तेमाल हो चुकी थीं। रमेश जी, अब सिलाई के लिए साड़ियां नहीं बची, हमें बाजार से नया कच्चा कपड़ा खरीदना होगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी और पैसों की जरूरत है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अगर सारा पैसा कपड़े में लगा दिया तो अगले हफ्ते का राशन कैसे आएगा? यही तो रिस्क है।
अगर हम आज नहीं बदलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आधा पैसा राशन में और आधा कपड़े में। हम इस हफ्ते कम खाना खा लेंगे, पर काम नहीं रुकना चाहिए। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से सुई टूट गई और धागा भी खत्म हो गया। फिर बहू ने 10 रुपए किराए में अपनी पड़ोसन से मशीन ली, लेकिन चलाते चलाते उसकी भी सुई टूट गई। काम पूरी तरह से ठप हो गया। घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था और सिलाई मशीन ठीक कराने के 50 रुपए लग रहे थे, जो उनके पास नहीं थे। सब खत्म हो गया रमेश जी, मशीन चल नहीं रही। अब अगले 2 दिनों तक कपड़े नहीं बन पाएंगे, और अगर कपड़े नहीं बने तो आपकी फेरी पर बेचने के लिए कपड़े नहीं होंगे। 50 रुपए कहाँ से लाऊं प्रियंका? अभी तो मैंने नया कच्चा कपड़ा खरीदा है। अगर फेरी पर सामान नहीं गया तो मेरा बाजार में नाम खराब हो जाएगा कि मैं माल नहीं ला पा रहा हूँ। एक काम करते हैं, आप कल फेरी पर मत जाइए। कल सुबह ही हम दोनों उस पुरानी कबाड़ी की दुकान पर चलेंगे। शायद वहाँ हमें मशीन की सुई और बेल्ट सस्ते में मिल जाए, और जो 20 रुपए का राशन का बजट है उसमें से थोड़ा कम करके हम मशीन भी ले लेंगे पुरानी। क्या राशन कम करेंगे? हम क्या खाएंगे? एक दिन भूखे रह लेंगे या सिर्फ पानी रोटी खा लेंगे। पर अगर मशीन बंद रही तो पड़ोसन को क्या कहेंगे, और काम नहीं किया तो हम हमेशा के लिए गरीब रह जाएंगे। आज का नुकसान कल की तरक्की के लिए जरूरी है। अगली सुबह कबाड़ी वाले ने उन्हें पुरानी मशीन के पुर्जे और एक खराब मशीन भी 15 रुपए में दे दी। रमेश ने खुद ही थोड़ा दिमाग लगाकर मशीन को ठीक किया। उन्होंने उस दिन सिर्फ उबले हुए आलू खाकर गुजारा किया, लेकिन मशीन फिर से चलने लगी और पड़ोसन की मशीन देकर खुद की बनाई मशीन से काम शुरू किया। भाभी, आपने तो कल रात भर जागकर एक्स्ट्रा कपड़े सिल दिए। देख लिया ना मेरा कमाल। आज रमेश जी जब फेरी पर जाएंगे तो कल से ज्यादा माल साथ ले जाएंगे। प्रियंका, तुम्हारी इसी जिद ने हमें आज फिर से खड़ा कर दिया है। कल से हम फेरी का दायरा और बढ़ाएंगे, दूसरे मोहल्लों में भी जाएंगे। कुछ महीनों का कठिन परिश्रम रंग लाया। घर की टूटी दीवारों की मरम्मत हो चुकी है और रसोई में अब राशन के खाली डिब्बे नहीं बल्कि अनाज से भरी का नजर है। आज घर में एक खास रौनक है, क्योंकि रमेश पहली बार नई ठेल लेकर घर के सामने आकर रुकता है। देखो प्रियंका, आज जो कमाई हुई उससे मैंने पुरानी साइकिल की जगह ये पक्की ठेल खरीद ली। अब इस पर मैं ज्यादा सामान ले जा सकूंगा और धूप बरसात में भी सामान सुरक्षित रहेगा। वाह, और मैंने भी आज अपनी सिलाई मशीन को और अच्छे से ठीक करवा लिया है। अब मैं और ननद मिलकर बाजार के और भी सुंदर कपड़े तैयार कर पाएंगे। आज भी वो दिन याद है जब तुम सिर्फ 10 रुपए के लिए मोहताज थी। आज तो तुमने अपनी समझदारी से पूरे घर की तस्वीर ही बदल दी। सही कहा पार्वती। जो लोग कहते हैं कि 10 रुपए में क्या होता है, उन्होंने देख लिया कि मेहनत और हुनर हो तो इंसान गरीबी को भी हरा सकता है। मम्मी, अब मैं भी अच्छे स्कूल में जाऊंगा और नया जूते पहनूंगा, है ना? हाँ मेरे लाल, अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। रमेश जी, अब हम और भी बड़ी सपने देखेंगे। प्रियंका, ये सब तुम्हारी हिम्मत का फल है। तुमने मुझे हार नहीं मानने दी। शाम ढल चुकी है। पड़ोस की वही औरतें जो कभी प्रियंका की मजबूरी का मजाक उड़ाती थी, आज उनके घर के सामने खड़ी होकर उनके हुनर की तारीफ कर रही हैं। सच कहूँ, ऐसी बहू मिलना नसीब की बात है। 10 रुपए से जिसने पूरा ससुराल संभाल लिया, वो आज हम सबके लिए प्रेरणा बन गई है। बस हिम्मत मत हारिए। हर मुश्किल के पीछे एक रास्ता होता है, बस उसे खोजने की देरी होती है। प्रियंका की मेहनत, उसकी छोटी बचत और कभी न हार मानने वाले जज्बे ने आज पूरे परिवार को एक नई पहचान दी है। 10 रुपए वाली वो गरीब बहू आज सबकी मिसाल बन गई है। लेकिन अगर आपके पास भी एक दिन के लिए सिर्फ 10 रुपए हो और आपको अपना पूरा परिवार संभालना हो, तो आप प्रियंका की तरह कौन सा पहला कदम उठाएंगे? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।